नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य कारणों से मैं पिछले 2 सप्ताह फर्ज धारावाहिक के आगे के भाग प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं जल्द ही इस धारावाहिक को ख़त्म करके एक और नया धारावाहिक पुनः आरंभ करूँगी। उम्मीद करती हूँ वो भी सबको अच्छा लगेगा। यदि इसके भाग आपने क्रमवार ना सुने हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लें। इसके अतिरिक्त सभी पात्रों का परिचय भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो प्रस्तुत है धारावाहिक का 34वां भाग। जिंदगी उसके बाद भी यूं ही चलती रही। 11वीं में रुचि को अपेक्षाकृत भले ही कम नंबर मिले हों, लेकिन 12वीं में उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। हालांकि रुचि को पता चल चुका था कि उसके दूसरा भाई भी हुआ है, परंतु अब तक वह काफ़ी हद तक संयत हो चुके थे। 12वीं के बाद रुचि बीटेक करने के लिए बेंगलोर चली गई थी। उसके बाद उसने विदेश से ही पढ़ाई भी की। रुचि ने रेवती को बताया कि मम्मी ने उसकी विदेश में पढ़ाई करवाने के लिए अपने सारे पैसे लगा दिए थे। पापा ने तो तब भी हमेशा के जैसे अत्यधिक खर्च का रोना लेकर हाथ झाड़ लिया था, परंतु मम्मी ने भले ही दफ्तर से उधार लिया, कहीं से भी लोन लिया, लेकिन रुचि को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। वापस आने पर रुचि को नौकरी मिल चुकी थी। जब वह विदेश से आई तो उसे पता चला कि चंदन मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर था और वह अक्सर अवसादग्रस्त ही रहता था। या तो वह बहुत हिंसक हो जाता था और या एकदम चुप। नीरू और रवि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वंदन भी था और व्यापार भी। इसलिए उन्होंने चंदन को 9वीं के बाद बंगलौर की यूनिवर्सिटी में ही दाखिल करवा दिया था, जहाँ से वो स्कूल के पश्चात कॉलेज भी वहाँ से ही पास करके निकलेगा। पापा के बहुत बार कहने पर वो भी चंदन से मिलने उसके कॉलेज में बेंगलोर चली जाती थी। वैसे चंदन का शायद एक मामा भी बेंगलोर में रहता था, या हो सकता है अपने व्यापार के सिलसिले में बेंगलोर आता जाता रहता हो। उसके पश्चात तो वह विदेश चली गई थी और वहाँ से ही उसकी बेंगलोर में एक एमएनसी में नियुक्ति हो गई थी। चंदन भी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर तो नहीं पा रहा था, हाँ, लेकिन उसको कंप्यूटर का बहुत अच्छा शौक और जानकारी हो गई थी। वो चंदन से कई बार मिली और उसने चंदन को अपनी किसी जानकार के पास कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगवा दी। अब वह नौकरी करते हुए ही आगे की पढ़ाई भी प्राइवेट करता रहा। हालांकि रुचि चंदन से ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी उसको चंदन के प्रति सहानुभूति कई बार हो ही जाती थी। रुचि ने रेवती को बताया कि चंदन के ऊपर ना वह चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाती थी, क्योंकि चंदन घर में सबसे अलग था। कई बार तो उसे लगता था कि वो भी अपनी मम्मी नीरू से उतनी ही नफरत करता है जितना कि रुचि को उससे गुस्सा था। उसको भी शायद ऐसे ही लगता था कि उसके मम्मी पापा ने उसका ख्याल नहीं करा, परंतु वह कंप्यूटर में उसका मन लगता था और वह कंप्यूटर में अच्छी जानकारी रख भी रहा था और काम भी अच्छे से कर पा रहा था, और साथ साथ वह पढ़ाई भी कर रहा था। चंदन ने उस समय रुचि की हर संभव सहायता करी। जैसा कि पाठकगण आपको पता ही है कि जब मालती जी अस्पताल में थी तो चंदन ने रुचि की बहुत सहायता की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मालती जी को जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी तो 4 महीने के बाद में मालती जी तो नहीं जा पाई थी, परंतु रुचि अमेरिका चली गई थी और वो उस समय मम्मी को चंदन के सहारे ही छोड़ गई थी। यूं तो घर में विशाखा भी थी और रुचि के जाने के बाद मालती जी वापस दिल्ली भी नहीं गई थी, वो उसी फ्लैट में ही रह रही थी। पवन के बहुत ज़्यादा जोर देने पर, पवन आपको याद है ना, रुचि उससे विवाह करना चाहती थी
और वह भी उससे विवाह करने का इच्छुक था। उसके बहुत ज़्यादा जोर देने पर रुचि ने अमेरिका जाने से पहले पवन के इंडिया आने पर कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। हालांकि दोनों ने विश्वास दिलाया था कि हम लोग जल्दी ही छुट्टियां मिलते ही आएंगे, और मालती जी को कहा था हम आपको भी साथ ले जाएंगे। इस कारण वह बेंगलोर का मकान अभी बिका भी नहीं था। और मालती ने जब गुड़िया और बिट्टू को ये सूचना दी तो यूं ही कहा था कि हम दिल्ली में नए मकान का और इन दोनों की शादी की एक बहुत अच्छी रिसेप्शन पार्टी देंगे। पवन के आने के बाद उन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि बेंगलुरु के मकान को बेच दे और दिल्ली में कोई नया मकान खरीद ले। हालांकि गुड़िया तो कई मकानों के बारे में बताती जा रही थी, लेकिन सच पूछा जाए तो वहाँ भी तो मालती को अकेलापन ही लगना था। बिट्टू का पूरी तरह से घर में सर्वा सर्वे हो जाना, और चाचा और चाची तो अपनी वृद्धावस्था के दिन ही किसी तरह से काट रहे थे। हालांकि उनकी इच्छा थी कि अगर मालती भी नज़दीक आ जाए तो शायद वह उनका ख्याल रख ले, परंतु ऐसा संभव लग नहीं रहा था। तो मालती तो वहाँ ही रह गई थी, और ऑपरेशन के बाद में वह तो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रही थी। विशाखा उसकी सहायता करती थी, कई बार चंदन भी आता रहता था। और रुचि, पवन उनके पास में ही दिल्ली आया और रुचि ने उससे विवाह करके वो अमेरिका चली गई थी कोर्ट मैरिज करने के बाद। रुचि के जाने के बाद मालती जी बेहद अकेली सी और दिन प्रतिदिन अवसादग्रस्त ही होती जा रही थी। कई बार तो उनका मन कर भी जाता था कि चल दिल्ली ही चले जाएं, पर फिर यही लगता था दिल्ली जाकर रहेगी कहाँ। सामान के पैसे तो अभी भी वह गुड़िया को दे रही थी, और अब सामान बचा भी कहाँ था। गुड़िया हर बार तो बतला देती थी कि आपका ये सामान निकाल लिया, वो सामान निकाल लिया। अब कोई ठिकाना भी तो नहीं था। जब तक बेंगलोर का घर बिक ना जाए और वो अपना घर ना खरीद ले, तब तक वो कहाँ और किसके घर में रहेगी। दिल्ली जाने पर भी क्या फ़ायदा। उससे तो अच्छा यही है कि वो बेंगलोर में अपने फ्लैट में आराम से रह रही थी। सुबह शाम मंदिर भी चली जाती थी, देर रात तक अक्सर जागती रहती थी, क्योंकि रुचि का फ़ोन तो रात में ही आता था ना। चंदन अक्सर छुट्टी वाले दिन घर पर आ जाता था। हाँ, वो मालती जी के साथ बहुत बातें करता था। कई बार तो वो रात में भी मालती जी के ही साथ में रह जाता था। कुछ दिनों से मालती जी का मन बहुत उचाट हो रहा था। उनका मन कई बार अमेरिका जाने के लिए भी हो जाता था, लेकिन वीज़ा वगैरह के कई काम होते थे जो कि वो अकेली नहीं कर पा रही थी। और इतनी दूर तक अमेरिका जाने का, अकेले हवाई जहाज में बैठने का ना तो उन्हें अनुभव था, और उन्हें बहुत डर भी लग रहा था कि अभी ऑपरेशन के बाद में कहीं उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। कुछ समय से रुचि ने भी तो ये कहना छोड़ दिया था कि मम्मी आप अमेरिका आ जाओ। वो भी शायद अब अपने जीवन में व्यस्त हो गई थी। अवसादग्रस्त होने के कारण अब उनका दिनों दिन किसी भी काम में मन नहीं लगता था। शाम होने पर लाइट भी कई बार वह नहीं ही जलाती थी। उस दिन उन्हें लेटे हुए बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। सर्दियों की शाम थी। विशाखा भी दलिया बनाकर चली गई थी। मालती जी को तो रह रह कर चक्कर आ रहे थे, और सच पूछो तो चक्कर से भी ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा था। उन्होंने जब रुचि को रात में फ़ोन पर बताया कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें देखे भी बहुत समय हो गया, कुछ मेरा भी इंतज़ाम हो जाएगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दिल्ली में रहूं या कहाँ जाऊं। तुम ही कोशिश कर लो ना कि तुम बेंगलोर में आ जाओ। लेकिन रुचि ने जवाब दिया, मम्मी अभी तो हम आ ही नहीं सकते, और खुशखबरी यह है कि मैं भी अब माँ बनने वाली हूँ, और पवन के मम्मी पापा मेरी बहुत केयर कर रहे हैं। घर में वो सब इतने खुश हैं कि मुझे तो अब वो कहीं निकलने ही नहीं देंगे, और इतना लंबा सफ़र तो वो लोग मुझे कभी करने ही नहीं देंगे। इंडिया में आकर अगर मैं डिलीवरी भी करूं तो ना तो यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, और ना ही कोई ऐसा काम करने को
मैं अभी आपके पास में आऊं या आप मेरे पास में आओ तो भी मैं आपकी सेवा तो कर नहीं सकती। मतलब साफ था कि आप जहाँ हो आप आराम से रहो और मैं जहाँ हूँ मुझे आराम से रहने दो। रुचि ने मालती जी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, मम्मी याद करो, आप भी तो मुझे क्रैच में छोड़ जाती थी। काम करना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। ऐसा करो ना, मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ। आपको जब भी तबीयत खराब लगे या कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप उस वाले ओल्ड एज होम में कुछ दिनों के लिए जा सकती हो। वहाँ पर आपकी केयर भी हो जाएगी और आपको बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे। ना तो रुचि ने मालती जी को अमेरिका आने के लिए कहा और ना ही अपने बेंगलोर आने के लिए कुछ भी कहा। इसके विपरीत उसने तो मालती जी को एक नया ही रास्ता सुझाया कि आप, वे वृद्धाश्रम ही तो था जहाँ की वह उसे रखना चाहती थी। मालती जी कोई भी नहीं होता कुछ लोगों का, वह भी शायद उन्हीं में से ही एक थी। अब तो मालती जी को बहुत अकेलापन, बहुत अंधेरा और शायद एंजाइटी का ही कोई अटैक आया था कि उन्हें सारी धरती घूमती हुई दिख रही थी और सांस भी नहीं आ रही थी। अपने जीवन की पूरी यात्रा उन्हें स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन इस पूरी यात्रा में कोई भी तो उनका नहीं था। मालती ने अगर रुचि को क्रैच में छोड़ा तो क्या उसने रुचि के प्रति अपने फर्ज नहीं पूरे किए? उसने तो अपनी सासू माँ को भी तलाक के बाद उनके बीमार होने पर उनकी सेवा करी, और परमात्मा उन्हें क्या प्रतिफल दे रहा है मालूम नहीं। मालती जी कितनी देर निराशा के सागर में गोते लगाए जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो बिस्तर पर आज के बाद कल तो शायद उठ ही नहीं पाएंगी। नितांत अकेलापन और सूनापन उनके मन को तोड़े दे रहा था कि तभी दरवाजे पर बेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? किसी तरह से खुद को संभालते हुए मालती जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने चंदन था। वो चक्कर खाकर गिरने को ही थी कि चंदन ने उन्हें सहारा दिया और बिस्तर पर लुटाया। मालूम नहीं मालती जी गफलत में क्या क्या बड़बड़ा रही थी। चंदन ने उन्हें पानी पिलाया और कोई दवाई दी। थोड़ी देर में उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उनके सर को बड़े प्यार से सहला रहा है। हाँ, वो चंदन था। सुबह के 4 बज गए थे। मालती जी ने आंखें खोलते हुए कहा, अरे चंदन, तुम पूरी रात सोए नहीं क्या बेटा? नहीं मम्मी, आपको गोली देकर मैं आपके साथ ही बैठा था। मुझे मालूम है आपने जीवन भर अपने सारे फर्ज पूरे करे, सबके लिए पूरे करे। पूरी रात आप बहुत कुछ कह रही थी और मैं आपकी हर बात सुन रहा था। मम्मी, परमात्मा सबके साथ अच्छा ही करता है, आपके साथ भी अच्छा ही होना था। आप मुझे अपना बेटा मान लो ना। मेरी मम्मी ने आपसे पापा छीने हैं ना, तो आप उनका बेटा ले लो। मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। आप चाहो तो कानूनी प्रक्रिया करके भी मुझे गोद ले सकती हो। मैं हमेशा मम्मी पापा को बातें करते सुनता था। पापा को भी आपको छोड़कर बहुत दुख हुआ था, परंतु जीवन में हम सबके कर्म ही तो होते हैं जो कि हम सबको भुगतान करने होते हैं। मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपके साथ हूँ। आप अकेली नहीं हो। मेरा फ़र्ज़ आपके प्रति है। परमात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। कल जब रुचि दीदी का फ़ोन आया तो मैं अपने कपड़े भी लेकर अब आपके पास रहने को आया हूँ। मम्मी, आप ठीक तो हो? दीदी को उनकी दुनिया में खुश रहने दो। मैं आपके साथ हूँ। जब दीदी के घर कोई नन्हा मेहमान आएगा तो हम दोनों अमेरिका चलेंगे। आप निश्चिंत रहो। मैंने जो आपको रात को गोली दी थी ना, उससे भी आपको आराम पड़ जाएगा। पड़ गया ना? बस एक गोली और ले लो। मैंने डॉक्टर बत्रा से बात की थी। अब जीवन में कभी यह मत कहना कि मेरा कोई नहीं है।
मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपका ही तो हूँ। मालती जी हैरान हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि हम सबको जीवन में कुछ काम करने के लिए ही भेजा गया है। हम सब अपने फ़र्ज़ सही तरीके से निभाएं। कहीं कोई हमारे प्रति भी फ़र्ज़ निभाने को परमात्मा ने ज़रूर छोड़ा होगा। परमात्मा के राज में सब कुछ बहुत अच्छा होता है और उसका कंप्यूटर कभी खराब नहीं होता। मालती जी गोली खाकर निश्चिंत नींद सो गई और उन्होंने चंदन को कहा, आजा तू भी मेरे साथ, अब सो जा, तू भी पूरी रात जगा है। और उसके बाद मालती जी को भी एक बेटा मिल गया था और उनका घर संसार बहुत अच्छे से चला। हालांकि रवि और नीरू को भी जब पता चला कि चंदन अब मालती के साथ ही रहेगा तो रवि को भी बुरा नहीं लगा। शायद उसे भी लगा कि उसको भी अपराध बोध से कुछ मुक्ति मिलेगी। नीरू भी चुप ही थी और शायद परमात्मा ने ऐसा ही लिखा हो। आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर मेरा ये धारावाहिक समाप्त होता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब अगर आपके पास हों या आपको लग रहा हो कोई और अंत होना चाहिए तो आप कमेंट में बतलाइए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।